मुझे आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो बहुत बार घर वापस आने की पैसे नहीं। अगर जसवीर सिंह राजपूत राजनीति ना करते तो क्या करते? बैटरी करने का भी मौका मिला कॉलेज डेज में, और रात को चले जाते थे क्लासेस खत्म होने के बाद दोस्तों के। कई बार हम भूखे भी रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स। बहुत सारी लंबी स्टोरीज हैं यहाँ, अब आज मैं जिक्र नहीं करूंगा। आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है युवाओं की एस्पिरेशंस को टैकल करने के लिए? आप नौजवानों को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं? आपके पास प्लानिंग? देखिए, 10 साल अगर जम्मू कश्मीर के लीडर्स मेहनत कर लें तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भारतीय इंडियन इकोनॉमी का 4th पिलर बनेगी। कच्चे मकान में रहता था तो आज भी कच्चे मकान में हूँ। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जसवीर सिंह राजपूत भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने से बचते हैं या किसी को क्रिटिसाइज करने से बचते हैं, किसी बड़े नेता का नाम लेने से। दूसरी में थे ना, तो तब हम बोलते थे कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया गया है। ये तो बताओ दिया गया। उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपके मुकाबले में बड़े बड़े पहलवान हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं। आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि लोग उनको ना चुन के आपको चुन? कॉलेज डेज में ब्रेकफास्ट कभी मेरे लाइफ का पार्ट नहीं रहा। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गांव भी आता है, शहर भी आता है। आपका ज्यादा फोकस गांव पे रहेगा शायद। जब महिलाएं लेजिस्लेचर के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर नहीं होंगी तो महिलाओं के हितों की बात कौन करेगा? और आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण? गुंडे लोग, क्रिमिनल लोग, रेपिस्ट लोग पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठ रहे हैं, उनके अंदर है ये क्वालिटीज जो आप कह रहे हैं कि आपको त्यागना पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि उनका जो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो जो उनकी डायनेस्टी की पॉलिटिक्स है, नेपोटिज्म है, ये सब चीजें भी डोमिनेट कर रही हैं और कहीं ना कहीं बंदिशें लगा रही हैं कि नौजवान आगे ना आ पाए? तो डीडीसी क्या वो चूक रह गई जो आप एमएलए बन के पूरी करना चाहते हैं? चुनावी चर्चा की इस बातचीत में जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरव्यूज का ये पुराना सिलसिला रहा है, पुरानी प्रथा रही है कि हमें अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जसवीर सिंह राजपूत हैं, जो कि बहुत कम उम्र में एक इलेक्टेड डीडीसी हैं पंचारी मोंगरी क्षेत्र से, और अब जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसमें ये उधमपुर वेस्ट जो हमारा क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं। हम इनसे अलग अलग चीजों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इनका जो पॉलिटिकल जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से किन विजन्स को लेके, किन एस्पिरेशंस को लेके ये चुनाव में उतरे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत के लिए। सर सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, थोड़ा सा फैमिली के बारे में बता दीजिए ताकि हम एक बैकग्राउंड डेवलप कर पाए। देखिए, यहाँ तक मेरी स्कूलिंग का हिसाब है तो मैं एक आम किसान परिवार से आता हूँ, और जो शुरुआती पढ़ाई थी मेरी वो गांव में हुई। मीर गांव है, तहसील पंचारी का, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का। शुरुआती पढ़ाई वहाँ पे हुई और उसके बाद मुझे एक एंट्रेंस के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय जाने का मौका मिला, और ये शायद मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एक बेहतरीन विद्यालय का छात्र होने का गौरव मिला। तो वहाँ से जो सीखा उसने ज़िंदगी में बहुत प्रेरणा दी, और शायद उसी की प्रेरणा थी कि आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उसके लिए हमेशा मैं पूरे देश भर का आभारी हूँ, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो था वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो काफ़ी मदद मिलती है, और ख़ास करके लड़कियों के लिए तो बिल्कुल शिक्षा वहाँ फ्री है, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको भी काफ़ी मदद मिलती है। तो एक आम किसान परिवार से आता हूँ। डीडीसी बनने से पहले मैं भी एक बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से जो था वो बिलोंग करता था, बट उसके बाद जैसे ही मैं डीडीसी बना हूँ तो मैंने अपना जो राशन कार्ड था उसको बीपीएल से एपीएल में ट्रांसफ़र किया है। तो स्कूलिंग गांव में हुई, आगे की स्कूलिंग जो थी वो जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई 12वीं तक की, और ग्रेजुएशन के लिए मैं एमएमपीजी कॉलेज जम्मू गया। यहाँ से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए किया मैंने, और यहाँ तक मास्टर्स का सवाल है तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से जो है वो पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स किया है। कुल मिला के अच्छी जर्नी रही है एजुकेशन में, और एजुकेशन से सीधा ही विद्यार्थी जीवन से जो था वो राजनीति में आया। तो एक अच्छा अनुभव था, आम जीवन से उठ के आना, गांव से उठ के आना, गांव की मिट्टी से उठ के आना, ये यात्रा करना, और अच्छी रही है। काफ़ी कुछ सीखा है, और 29 साल की इस उम्र में इस यात्रा ने बहुत कुछ सिखाया है। ज़िंदगी में परिपक्वता दिखाई है कि कैसे परिपक्व हुआ जाता है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, टैकल किया जाता है। फिर पब्लिक लाइफ में 2012 से पब्लिक लाइफ में हूँ, जब से सोशल लाइफ से जुड़ा हूँ, और सामाजिक जीवन में बहुत कुछ करने का मौका मिला। अलग अलग तरह के अभियानों में हिस्सा लेने का मौका मिला, सरकारी कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला,
विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, जम्मू कश्मीर को काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया, एक बार देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, लेकिन इन सब के पीछे जो था वो जो परवरिश थी वो उसका बहुत बड़ा हाथ था। साधारण परिवार से आना और वो जो सारी कमियां रहती हैं जीवन में उनको देख के आना, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मेरी प्रतिभा को थोड़ा सा निखार देने में जो था वो कंट्रीब्यूट किया, और उसी की बदौलत आज यहाँ पे हूँ। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि नौजवान जो है वो पॉलिटिक्स से दूरी बना के रखते हैं, और खास करके आपकी तरह का एक एजुकेटेड इंसान जिसकी स्टूडेंट लाइफ अच्छी गुजर रही हो, एजुकेशन अच्छी हो, एक ट्रांजिशन स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में आना, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया कि आप पब्लिक लाइफ में जाके लोगों की सेवा करेंगे और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे? देखिए, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, और आप जो है वो लोगों से जुड़ते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल लोग भी जुड़ते हैं, सामाजिक लोग भी जुड़ते हैं। जब आप लोगों से जुड़ते हैं और लोगों से जुड़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि उनकी समस्याएं आपकी समस्याएं हैं, उनकी चुनौतियां आपकी चुनौतियां हैं, उनका खुशी आपकी खुशी है, उनका गम आपका गम है। तो दुख सुख में जब आप अपना दुख सुख जो है समाज के साथ साझा करने लगते हैं, देश के साथ साझा करने लगते हैं, तो आपका जो विजन है वो ऑटोमेटिकली, आपका जो आउटलुक है वो ब्रॉडन होता चला जाता है। और ऐसे में जो चुनौतियां होती हैं बहुत सारी, वो आपको आपका जो करियर है, आपका जो करेक्टर है, उसको जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं, और प्रभावित करने के बाद कहीं ना कहीं शेप भी करती हैं आपके करियर को, आपके जो है चरित्र को भी शेप करती हैं आसपास में होने वाली घटनाएं। तो समाज से जुड़ने का मौका मिला, देश से जुड़ने का मौका मिला, तो तमाम जो समाज की चुनौतियां थी, व्यवस्था में जो चैलेंजेस थे, उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, हमें इस सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। और डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं, जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि नहीं यार, पॉलिटिक्स इज समथिंग, इट्स नॉट गुड, ठीक है, हमारा काम नहीं है, जो चला रहे हैं ठीक है, उनको चलाने दीजिए। बट लेटर ऑन जैसे जैसे ग्रो हुए तो हमें ये समझ आया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बदलना बहुत जरूरी है, और खास करके समय पे बदलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वक्त दो तरीके से बदलता है। एक तो या तो वो आपको खुद मौका देगा कि आप टाइम के साथ बदल लीजिए, ठीक है ना, या फिर वो आपको जबरदस्ती बदलेगा, बदलना तो आपको पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप टाइम के साथ इजिली बदल लेंगे या फिर आप वक्त के साथ जबरदस्ती बदलेंगे। तो इजिली बदलेंगे तो स्लोली स्लोली वो आप उसमें सेट हो सकते हैं। बट अगर आपने थोड़ा सा आलस कर लिया, हेजिटेट कर लिया, या फिर आप थोड़े से रुक गए, ठहर गए, तो उससे क्या होगा, टाइम के साथ फिर आपको जकदम बदलना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपको सेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो सिस्टम की चुनौतियां जो थी उन्होंने ही प्रभावित किया, और उनके आम जीवन से, ग्रामीण जीवन से उठ के आया, किसानों को देखा था, महिलाओं को देखा था, युवाओं को देखा था, ग्रामीण और सामाजिक जीवन देखा था, और तमाम चुनौतियां देखी थी, गरीबी भी देखी थी, बहुत कुछ देखा था, जो मुझे लगता है कि जो इस चीज के लिए मोटिवेट करता है कि नहीं यार, आपको समाज और देश के लिए कुछ करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप देश के साथ खुद को जोड़ते हैं, देश मतलब के लोगों के साथ खुद को जोड़ते हैं, तो आप ना ऐसा फील करते हैं कि नहीं यार, कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि जिससे उनकी बेहतरी हो। तो शायद यही कारण था कि राजनीति को ज्वाइन किया, और हालांकि पॉलिटिक्स, मेरा अपना विद्यार्थी जीवन अच्छा रहा है, अच्छे स्टूडेंट्स में शामिल रहा हूँ, और जो मेरे टीचर्स थे, चाहे वो स्कूल के थे, चाहे वो कॉलेज के थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के थे, तो उनका बहुत सारा ब्लेसिंग मिलता रहा, बहुत सारा प्यार मिलता रहा। तो एक अच्छा करियर था मेरे पास। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ठीक है, हमारे पास बड़े अच्छे ऑफिसर्स की बड़ी अच्छी तादाद है, बट अब राजनीति में भी एक नई पीढ़ी को जो है वो एंटर करना चाहिए टाइम के साथ। तो यही वो रीजन था कि जिसने यहाँ आने के लिए मोटिवेट किया, और वो ग्रामीण क्षेत्रों की वो तमाम चुनौतियां, बदलता शहरी जीवन और शहरी क्षेत्रों की वो तमाम चुनौतियां जो ये बताती हैं कि नहीं, समय से हम काफी पीछे हैं, समय की जो रफ्तार है उससे काफी पीछे है, तो उसको थोड़ा सा सेटअप करने के लिए इसमें आना जरूरी है। तो इसलिए मैंने पॉलिटिक्स को चुना। सर, जैसे मैं बात करूं पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना और पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिना किसी पॉलिटिकल बैक के, बिना किसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, आप किस तरीके से डीडीसी इलेक्शंस में आपने जो है वो सक्सेसफुल हुए, इस चीज को कैसे मानते हैं? क्योंकि आपका, अगर मैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखूं तो आप बोल रहे हो कि आप किसान फैमिली से आते थे, तो बिना पैसे के राजनीति, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे, उनको कैसे मैनेज किया आपने, वो थोड़ा सा अगर आप बताएं। देखिए, पहले तो आमतौर पर ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, और माना भी नहीं जाता, और आमतौर पर एक धारणा है कि पॉलिटिकल लीडर कभी ईमानदार नहीं होते। ये एक समाज की धारणा है और रहेगी लंबे समय तक, इसमें बदलाव संभव नहीं है। आप जितने मर्जी ईमानदार हो जाइए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदार कोशिश बड़ी जरूरी है।
तो मेरा वास्तव में राजनीति में आना और सक्सेसफुल होना भारत के लोकतंत्र की सफलता थी। इसके लिए मैं भारत के संवैधानिक जो हमारे आदर्श हैं, भारत का संविधान है, हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र जो है वो एक आम नागरिक को जनप्रतिनिधि बनने का अवसर देता है। उसने कोई पैरामीटर नहीं रखा हुआ है कि भाई आप इतने अमीर होंगे तो आपको जो है वो टिकट मिलेगी या आप जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं उसका आभारी हूँ, देश के संविधान का आभारी हूँ और भारत के लोकतंत्र का आभारी हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। बाकी जो पढ़ के आया, जो सीख के आया अपने गुरुओं से और जो अनुभव किया, राजनीति कहती है कि पॉपुलर सोवरेंटी एक हमारा यहाँ आता है कि भाई डेमोक्रेसी में, रिपब्लिक में, इंडियन रिपब्लिक जो इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसमें जो पावर है वो विदड्रा की जाती है लोगों से, ठीक है ना। जब आप पावर लोगों से ही विदड्रा करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसा बेस्ट वे कि आप लोगों के ही पास जाइए, डायरेक्ट ही लोगों के पास जाइए उनकी मदद मांगने के लिए कि आप अच्छा काम करना चाहते हैं, यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द असेंबली और द पार्लियामेंट, ताकि आप जो है वो लेजिस्लेशन का हिस्सा बने, आप लेजिस्लेचर का हिस्सा बने और जितने भी कानून बन रहे हैं आप उसमें अपनी आवाज दें, अपनी बात रखें, ताकि आप लोगों को जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उनका जो है बेहतरी हो सके। तो मैं इन सब चीजों को जो है वो जिम्मेदार मानता हूँ और मैंने हमेशा से इस चीज को माना है कि जब आपकी सोच अच्छी है, जब आपकी कोशिशें जो है वो ईमानदार हैं, तो लोकतंत्र में जनता साथ देती है, ठीक है। आमतौर पर ये दाना मानी कि यार पब्लिक ठीक है ना, पब्लिक ये करेगी वो करेगी, बट मैंने हमेशा माना है देखिए पब्लिक एक बहुत बड़ा दायरा है और लोकतंत्र जब हमने भारत में स्थापित किया तो लोकतंत्र का अर्थ ही यही था कि वहां पक्ष भी होगा, वहां विपक्ष भी होगा, वहां जो है वो संभव है कि एक नीतियां बनेंगी भी और उनकी आलोचना भी होगी। तो आलोचना और विपक्ष दोनों ही भारत के लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। अब आलोचना किस हद तक जाती है, किस लिमिट तक जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है, पॉजिटिव रहती है, कंस्ट्रक्टिव रहती है, नेगेटिव चली जाती है, अपोजिशन किस तरीके से काम करता है, रूलिंग किस तरीके से काम करती है, ये सारा जो है वो डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो मुझे लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी की सक्सेस यही है कि पिछले 70-75 सालों में हम सफल रहे हैं इन सब चीजों को मेंटेन करने में और हमारे लोग हेल्दी क्रिटिसिज्म भी करते हैं। हम भी जब काम करते हैं तो हमारा भी बड़ा हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है। तो यही डेमोक्रेसी की सफलता है कि लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। दूसरा, सबकी सोच तो जैसी हो नहीं सकती, तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि वो कहता है कि सबकी सोच का सम्मान करना जरूरी है। हाँ, संवैधानिक दायरे में जरूर होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप सोच का सम्मान नहीं कर रहे तो विरोध करते करते इतने आगे निकल जाओ कि किसी की प्राइवेसी का हनन कर दो, किसी के अधिकारों का हनन कर दो। लिबर्टी वहीं तक है जहां तक दूसरे की लिबर्टी में आप इंटरफेयर नहीं करते। लिबर्टी एक ऐसा लाइसेंस भी होता है, उसके साथ भी कंडीशंस होती हैं कि आपको लाइसेंस दिया गया, बट इन कंडीशंस को ब्रेक डाउन करोगे तो मसला बनेगा। सेम इज द केस विद द डेमोक्रेसी एंड विद द लिबर्टी। आपको स्वतंत्रता सारी है, बट कुछ नियमों का पालन करना है। अगर अधिकार आपको चाहिए तो वो मिले हैं आपको, बट कुछ उसके साथ जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ ड्यूटीज भी हैं जिनका जिक्र हम बड़ा कम करते हैं, ठीक है ना। हम फंडामेंटल राइट्स की बात बहुत ज्यादा करते हैं, जब भी आप सुनेंगे फंडामेंटल राइट्स की बात होती है कि हमारे अधिकार पूरे नहीं हुए, बट ये बड़े कम लोग कहते हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की। तो जिस दिन समाज में लोग ये मानना शुरू कर देंगे और बोलना शुरू कर देंगे कि यार हमसे यहाँ चूक हो गई, हमने ड्यूटीज पूरी नहीं की, उस दिन देश बड़ी तेजी से भागेगा, व्यवस्था बड़ी तेजी से बदलेगी, समाज बड़ी तेजी से भागेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें ड्यूटीज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन फंडामेंटल राइट्स। मुझे आप बताइए कि आप डीडीसी चुने हुए थे, डीडीसी बतौर डीडीसी क्या वो चूक रह गई जो आप एमएलए बन के पूरी करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जब बतौर डीडीसी जब जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए तो ये बड़े एक नए दौर का आगाज था, चीजें बदल रही थी, हालात बदल रहे थे। 1846 के बाद जम्मू कश्मीर रियासत का गठन होना महाराजा गुलाब सिंह द्वारा, और उसके बाद लगातार 1947 तक जिस तरीके से यात्रा रही जम्मू कश्मीर की, और उसके बाद जो था जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हम जो थे हमारा विलय हुआ भारत में, तो उसके बाद जो है वो जिस तरीके से हमारी जर्नी रही, आर्टिकल 370 जो था वो यहाँ लगाया गया, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके जिसके तहत जो था वो यहाँ स्टेट चलती रही। और 2019 में परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। 2019 के बाद जो था वो एक जो चुनी हुई सरकार थी वो 2018 में जो थी वो अल्पमत में आ गई, वो गिर गई, और उसके बाद जो थे वो पहले राज्यपाल शासन लगा, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर जो था इसको इन जम्मू कश्मीर के दो हिस्से किए गए, दो ड्यूटीज बनाई गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन लगा दिया गया। तो पिछले 4-5 सालों में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी अंडर दी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो काम करती रही। बट मेरा हमेशा से मानना था कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो शायद थोड़ी सी अप टू डेट नहीं थी।
पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो पॉलिसी मेकिंग में बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स की जरूरत थी, क्योंकि जब भी आप पब्लिकली कोई पॉलिसी बनाते हैं, लोगों के हित में कोई पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि पहले उसमें व्यापक चर्चा हो। तो व्यापक चर्चा के लिए ही विधानसभा और लोकसभा होती है। बट पिछले 5 सालों में जो नए जो थे वो फैसले किए गए, अल्टीमेटली उसमें अच्छे भी होंगे, उसमें ऐसे भी होंगे जिसका क्रिटिसिज्म होगा, वो हमेशा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है और होना भी चाहिए लोकतंत्र में, तभी अच्छी चीजें निकल के आती हैं। तो बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इस पे और ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, शायद और ज्यादा चर्चा होती तो जो थी वो और ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सकता था। फिर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब भी नई पॉलिसी बने तो एक हेल्दी डिस्कशन बड़ी जरूरी है उस पर। तो विधानसभा एक ऐसा मंच है जो पॉलिसी पे हेल्दी डिस्कशन करता है, लोकसभा एक ऐसा मंच है। तो जब वहां जाएंगे तो अल्टीमेटली लोगों की आवाज उठाएंगे। पंचायती राज का ये था कि पंचायती राज ने मुझे जमीन को, जो जमीनी स्तर का लोकतंत्र था, जमीनी स्तर की जरूरतें थी, जो चुनौतियां थी, जहाँ पे जो आप देखेंगे संभावनाएं थी, तो उनको समझने में मुझे सक्षम बनाया और बहुत कुछ सिखाया पिछले 4 सालों में। चुनौतियां देखी हैं, पर मुझे ऐसा लगा है, मैंने व्यक्तिगत तौर पर ये अनुभव किया है कि इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए पॉलिसीज जो है वो एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स जो लोग बैठे हैं उनको सेटल करनी पड़ेंगी। और क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो अल्टीमेटली विधानसभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही वो मंच होगी जहाँ पे चुनाव जो है वो नीतियां बनेंगी, जहाँ पे मुद्दों पे चर्चा होगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो तमाम मुद्दे जो पीछे छूट गए हैं, जिन पे काम करना हमारे अपने स्तर पे संभव नहीं था, चाहे वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी, चाहे वो टूरिज्म पॉलिसी थी, चाहे वो यूथ पॉलिसी थी, चाहे वो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी, ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन पे कल असेंबली को काम करना है। तो मेरा ये था कि ठीक है, काम हम भी करेंगे, साथ साथ में एक विधानसभा का जो अगर हिस्सा बनने का मौका जनता देती है, क्योंकि जनता सबसे पावरफुल है, अगर वो मौका देती है तो अल्टीमेटली पब्लिक के वो सारे इश्यूज जो ग्राउंड लेवल पे सेटल नहीं किए जा सके, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई पॉलिसीज जो थी वो थोड़ी सी अप टू डेट नहीं थी, जो अब होंगी, अल्टीमेटली कल उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो मेरी कोशिश थी कि हाँ, उसका हिस्सा बना जाए, तो उन सब चुनौतियों को वहां रेस किया जाए। बिल्कुल सर। जैसे कि हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, आप इंडिपेंडेंट तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट तौर पे इतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, कोई बैक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंसान टिल्टेड हो जाता है, या उस तरफ या इस तरफ। तो मुझे बताइए कि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप किस तरह से इंश्योर करेंगे आप हमेशा अनबाइज्ड रहेंगे? आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आप हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेंगे और आप किसी पक्ष की तरफ जो है वो टिल्टेड नहीं रहेंगे? देखिए, उसका सबसे बड़ा रास्ता, बेहतरीन रास्ता यही है कि आप मुद्दों की राजनीति कीजिए। जब भी आप मुद्दों की राजनीति करेंगे, सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप सही रास्ते पे ही काम करेंगे। क्रिटिसिज्म तो रहेगा, जैसा कि मैंने कहा, वो हमेशा था, हमेशा रहेगा, क्योंकि जिस दिन आलोचना बंद हो गई भारतीय लोकतंत्र में, क्रिटिसिज्म बंद हो गया, उस दिन भारत लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। क्योंकि शायद मैं नहीं जानता कि वो स्टेट कभी, वो एक स्टेज जो है वो स्टेट के हिस्ट्री में कभी आ जाए जिसमें कि एक ऐसी सोसाइटी फॉर्म हो जाए जहाँ पे जो फैसला कोई ले वो हमेशा सही हो। तो शायद वो एक काल्पनिक स्टेट है, आइडल स्टेट है, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर यहाँ से आज मैं बैठा हूँ यहाँ से तो वो कहीं नहीं दिखती दूर तक। तो हमेशा ही अपोजिशन रहेगा। तो अगर क्रिटिसिज्म और अपोजिशन को हमने साइड लाइन कर दिया तो फिर भारत का लोकतंत्र कहाँ रहेगा? ठीक है ना? तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के जनतंत्र के लिए, भारत के लोगों की भलाई के लिए दोनों चीजें रहने वाली हैं। जहां तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सवाल है, तो निश्चित तौर पर अनबियास रहना बड़ा जरूरी है कि आप जो है वो इम्पार्शियल रहें। ठीक है ना? आप जो है सबके साथ समान न्याय करें। तो उसके लिए द बेस्ट वे इज दैट कि आप मुद्दों, जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, मुद्दों पे राजनीति करें। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा रास्ता है। दूसरा, जहां तक डेफिनेटली कठिन है, मुश्किल तो है और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप भारत की वर्तमान राजनीति को देखेंगे तो देखेंगे कि जो एक अड़िग सोच थी भारत की राजनीति में, जो कभी दिखती थी हमें, आजकल सोच बदलना एक बड़ी आम बात हो गई है। दल बदलना, सोच बदलना बड़ी आम बात हो गई है। तो एक भारत की राजनीति एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल जो है वो इसमें फिर स्थिरता आएगी। ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं राजनीति में। तो कुछ समय बाद जो है वो चीजें जो है वो लीडर्स को भी जो होता है फोर्स करती हैं कि वो कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। तो उसमें इन्फ्लुएंस रहता है हालातों का। तो मुझे लगता है फिर से स्थिरता आएगी, ऐसा नहीं है। बट आज जो है सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें अगर आप देश की भलाई चाहते हैं। तो ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है और अगर हम ये करने में सफल रहे तो निश्चित तौर पर देश बड़ी तेजी से भागेगा। लेकिन अगर उसके बजाय हम अन्य चीजों पे चलेंगे तो मुझे लगता है कि उससे देश की बेहतरी नहीं होने वाली। आपको अर्थव्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, आपको पर्यावरण भी देखना पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था में आपको लोगों की तरक्की भी करनी है, और जो आपका जो सरकारी खजाना है वो भी बना के रखना है। ऐसा नहीं हो कि ट्रेजरी
पब्लिक ट्रेजरी खाली हो जाए, आप दोनों हाथों से लौटाते फिरें, ठीक है ना, और कल जब पता चले कि इमरजेंसी स्थिति आए तो आपके खजाने में है कुछ नहीं। तो पहले दोनों काम करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। आपको अपना जो स्टोर हाउस है, आपकी जो ट्रेजरी है, उसमें भी एक इनफ अमाउंट रहना चाहिए, प्लस पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ताकि इकोनॉमी भी चलती रहे, इकोनॉमी ग्रो भी करती रहे, जो है वो एक मेंटेनेंस, इन्फ्लेशन और जो है ना वो भी कंट्रोल में रहे, और ऐसा भी ना हो कि हम मंदी की दौर में चले जाएं। तो इसको बैलेंस भी गवर्नमेंट बड़े इंपॉर्टेंट रहता है गवर्नमेंट का, इसमें ना गवर्नमेंट सेक्टर का। पर उसके लिए दोनों करना पड़ेगा कि आपको रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे, इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, और एक्सपेंडिचर बड़े बेहतरीन तरीके से पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पे करना पड़ेगा, ताकि लोगों को फायदा हो इसका। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, बट इशू बेस्ड पॉलिटिक्स इज आंसर टू योर क्वेश्चन कि अनबियास्ड रहने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें। हाँ बिल्कुल सर। आपके अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे कौन से हैं जिनको आपको लगता है कि इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है और जिनको आप एड्रेस करेंगे चुनाव जीतने के बाद? देखिए, बुनियादी ढांचा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें रोड्स हैं, ठीक है ना, वो सबसे एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे गांव अभी टच किए जाने बाकी हैं, बहुत सारे दूर दराज के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है कि उस पर तेजी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था आज की स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। तो उस चुनौती से निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अल्टीमेटली वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन सेकंड से पहले मैं सेकंड नंबर पे हेल्थ को रखूंगा, क्योंकि हेल्थ एक हमारी अल्टीमेटली अगर नंबरिंग की बात करेंगे तो मैं हेल्थ को सबसे ऊपर रखूंगा। तो ये बड़ा बहुत जरूरी है कि रोटी कपड़ा मकान के बाद हम ये इंश्योर करें कि जो आम नागरिक हैं उनकी पहुंच जो है वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक रहे ना, गुड हेल्थ फैसिलिटीज तक रहे, क्योंकि ये उनका अधिकार भी है और ये स्टेट की जिम्मेदारी भी है, ठीक है ना। उनका अधिकार है, सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसको जो है वो उसको प्रायोरिटाइज किया जाए। दूसरा, उसके बाद जो है वो शिक्षा व्यवस्था एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है वो टॉप प्रायोरिटी में रहनी चाहिए हमेशा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। ये आपका जो देश का बुनियादी ढांचा है, आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, इनका जो बुनियादी ढांचा है उसमें गुणवत्ता हो, क्वालिटी बेस्ड वर्क हो, जो लंबे समय तक टिका रहे, चलता रहे। ऐसा नहीं है कि ठीक है जी उखाड़ रहे हैं डाल रहे हैं, उखाड़ रहे हैं डाल रहे हैं, तो अभी अभी है, वो बड़े स्तर पे है। उससे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है और किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इससे निपटने के लिए आपको पूरा एक तंत्र विकसित करना पड़ेगा, एक बहुत स्ट्रांग सुपरवाइजिंग मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उसके लिए काम जारी है। 3 चीजें ये हो गई, और आप चौथी चीज देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में मैं उच्च शिक्षा व्यवस्था को ऐड करूंगा कि ये बड़ा जरूरी है कि जो हमारी हायर एजुकेशन है, चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो डिग्री वाली है, दोनों ही को दूर दराज के क्षेत्रों तक जो है वो अवेलेबल कराना, जो फार फ्लंग एरियाज, वो भी एक टॉप प्रायोरिटी है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं जो दूर दराज नहीं जा पाते, जो बाहर विदेशों में नहीं जा पाते, जो राज्य के बाहर नहीं जा पाते, प्रदेश के बाहर नहीं जा पाते, या गांव से बाहर नहीं निकल पाते, तो उनके लिए भी हम एक वो अच्छा जो है वो स्टेब्लिश करें। दूसरा, दैट पीपल सेंट्रिक अप्रोच पे मैं काम करना चाहूंगा। ये एक ऐसा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है जहां इस पर काफी कम काम हुआ है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच से मेरा मतलब ये है कि मैंने हमेशा जो अंत्योदय और सर्वोदय का जो कंसेप्ट था, मैं उसको आज कहीं ज्यादा रेलिवेंट मानता हूँ। ये बड़ा जरूरी है कि अंत्योदय में आप जो है हर व्यक्ति, समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक आपका जो है वो सरकार पहुंचे, और उसको जो है वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में, भरण पोषण परिवार का करने में उसका जो मदद की जाए। और मदद करने से हमारा अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा सरकार पे आश्रित रहे। हमारा काम है, सरकार का काम है, स्टेट का काम है कि इस तरीके से काम करना कि हम उसको सेल्फ जो है डिपेंडेंट बनाएं, कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो ये गवर्नमेंट का काम है, सिस्टम का काम है, स्टेट का काम है। देन दूसरा, उसको पैरों पे स्टैंड करना है, प्लस साथ साथ में जो है वो चीजों को इस तरीके से डेवलप करना है कि सबका विकास हो, सर्वोदय, इंक्लूसिव, ठीक है ना, उसमें सारा समावेशी विकास हो, उसमें अलग अलग सेक्टर्स आते हों, अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हों। यानी कि जब भी विकास की बात करनी है तो उसमें किसी भी वेस्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना, उसमें सबको साथ लेके चलना। तो ये सारे वो कंसेप्ट है, मुझे लगता है जिन पे काम करना बड़ा जरूरी है। और जब अंत्योदय और सर्वोदय के कंसेप्ट के साथ आप काम करेंगे तो सबका, उसमें सबके मुद्दे आते हैं, बड़े नाल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड नेटवर्क, ये टॉप प्रायोरिटीज में शामिल है। स्वच्छ जल, जो ऊर्जा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि स्वच्छ ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो जो प्रोवाइड कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ समय में जो है वो जो इसकी राशि है
है ना, ऊर्जा खपत करने की जो बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ले लीजिए, जकदम को जंप हुए हैं। ठीक है ना, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। स्मार्ट मीटर्स तो शहरों में लगे हैं, लेकिन गांव शहरों को तो इसका बोझ पड़ा ही पड़ा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र भी जो है इसके बोझ तले दबे हैं। तो उसके उसका विकल्प खोजना, ठीक है ना, कि उसको उसको उसका विकल्प खोजा जाए और लोगों को 2400 घंटे जो है वो ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाए। इस पे काम करना बड़ा जरूरी है और आने वाले टाइम में हम करेंगे भी। पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, अगर आप आज, ठीक है, हम एसी में बैठे हैं, ओके, हम खुश हैं, कंफर्टेबल हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को समस्या में डाल रहे हैं। ठीक है ना, हम वो देख नहीं पा रहे कि वो कितना दर्द झेलेंगी। तो ये बड़ा जरूरी है कि कुछ जरा उनके लिए हम करके जाएं कि वो अपने पैरों पे स्टैंड हो सके। तो पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमी, इन सबको साथ लेके चलना बड़ा जरूरी है। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं, इनमें सब कुछ आ जाएगा बिल्कुल हम काम करना चाहेंगे। बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं। जसवीर जी, युवाओं को आपसे काफी उम्मीदें हैं और नौजवान आप देख रहे हैं पिछले सालों से बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो रोजगार किस तरीके से नौजवानों के पास हो, उस चीज के ऊपर आप किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि काफी सारे युवाओं की एस्पिरेशंस आपसे हैं, क्योंकि आप भी एक यंग कैंडिडेट हैं, तो आप मैं उनको उनकी उम्मीद नजर आती है। देखिए, जब पॉलिटिकल लीडरशिप खूब सारी मेहनत करने लगेगी, या वो लोग जो द पीपल सिटिंग एट हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो ऊपर बैठे हैं, ये वो थोड़ा सा ना हेल्प ज्यादा मेहनत करने लगेंगे, वर्क लाइक ए कुली। देखिए, हम एक ऐसे दौर में हैं जब वो दौर बीत गया कि नेताजी अंदर बैठे हैं तो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो दौर निकल गया। आज का दौर बड़ा चुनौतीपूर्ण दौर है। इस दौर में अगर हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, समाज तरक्की करे, हमारे लोग तरक्की करें, तो वी हैव टू वर्क लाइक अ कुली। अगर ऐसी लीडरशिप आपके पास है तो इनके मुद्दे, युवाओं के मुद्दे हल होंगे। ठीक है ना, और क्योंकि पैरेलली काम करना बड़ा जरूरी है। बहुत सारी जो जो 60 से ऊपर हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना एक प्रायोरिटी है। वैसे ही जो डिफेंस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है ना, तो दोनों तरह के जो हमारी चाहे वो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, प्राइवेट वर्कर्स हैं, चाहे वो लेबरर्स हैं, उन सबका भी हित इंश्योर करना बड़ा जरूरी है। पैरेलली जो हमारे यूथ हैं, क्योंकि हमारे देश की एक आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो युवा है, तो उनके हितों को प्रायोरिटाइज करना भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि उनके हितों को प्रायोरिटाइज करेंगे तो उनके हितों में जो ये पीढ़ी है, उनके माता पिता हैं, उनके दादा दादी है, तो उनकी खुशी उन्हीं में बसी है। ठीक है, तो उनके मुद्दों को प्रायोरिटाइज करना बड़ा जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा कि हम एक टफ पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे सियासी मित्र, जो पॉलिटिकल साथी हैं, वो कैसे देखते हैं इसको, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होने के नाते, पॉलिटिक्स में होने के नाते, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, जितना मैं समझ पाया हूँ, एक वॉलंटियर भी हूँ, समाज सेवक भी हूँ, तो जितना मैं समझ पाया हूँ, तो मैं व्यवस्था को, देश को, समाज को एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ते हुए देख रहा हूँ। यहाँ पर युवाओं के लिए मंच तैयार करना, उनको मंच देना, निष्पक्ष जो है वो संभावना उनके लिए उपलब्ध करवाना, जो है वो जो है आपने कहा कि ब्यास नहीं होना है, तो एक बड़ी इम्पार्शियल जो है वो अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए दिन रात काम करना पड़ेगा। इतनी युवा आबादी को हम इतनी आसानी से एकोमोडेट कर नहीं पाएंगे, और बिना इनको एकोमोडेट किए देश को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो हर दिन इनके लिए बनाई जाने वाली जो नीतियां हैं, युवाओं के लिए बनने वाली जो नीतियां हैं, उनका रेगुलरली एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनको रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप रिवैल्यूएट नहीं करेंगे ना, मैंने यूथ पॉलिसी की बात की, उम्रें बीत गई, उम्रें बीत जाती हैं, युवा पॉलिसी पे कोई चर्चा नहीं करता, उम्रें बीत जाती हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी पे चर्चा नहीं होती, व्यापक चर्चा नहीं होती। बना दिया तो वो मैं नहीं कहूंगा बिल पास हो गया, अच्छा ठीक है आपने साइन कर दी। आपने जम्मू कश्मीर में, आपसे पूछूंगा, जम्मू कश्मीर में अंतिम बार आपने यूथ और स्पोर्ट्स पॉलिसी पे चर्चा कब सुनी थी? नहीं सुनी होगी। तो जब यूथ और स्पोर्ट्स पॉलिसी पे चर्चा ही नहीं हुई तो युवाओं का भला कहां से होगा? यूथ पॉलिसी बड़ी जरूरी है, उस पर व्यापक चर्चा बड़ी जरूरी है। स्पोर्ट्स पॉलिसी बहुत जरूरी है, उस पर व्यापक चर्चा बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी बहुत जरूरी है। पता हो युवाओं को कि हम किसकी तैयारी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। उसमें यह इंश्योर करना बड़ा जरूरी है कि युवा अगर मेहनत कर रहा है तो हम मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी उसको देंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर कैंसिल हो गए, नकल बच गई, ठीक है ना, चीजें गलत हो गई, तो वो चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी।
युवाओं को विश्वास दिलाना पड़ेगा, व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा कि मेरिट बेस्ड चीजें चलेंगी। जब चीजें जनाब मेरिट बेस्ड चलेंगी तो यकीन मानिए सब अच्छा हो। सर आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है युवाओं की एस्पिरेशंस को टैकल करने के लिए? आप नौजवानों को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं? आपके पास प्लानिंग? देखिए, सबसे पहला विश्वास मैं ये दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत बड़ी धरती है लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो आदरणीय महात्मा गांधी कहते थे। लेकिन लालच हम एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारे पास ईश्वर की दिया हुआ एक बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा मुल्क है हमारे पास, भारतीय होने के नाते हमारे पास सब कुछ ठीक है अगर हम अपनी जरूरतों पे काम करें। अगर ख्वाहिशों पे काम करेंगे तो है, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो गई और ख्वाहिशें जो थी वो राजाओं की भी अधूरी रह गई। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है और ये है कि युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं, डिपेंड करेगा कि आप कितने हार्ड वर्कर हैं। अगर आपको लगता है कि रातों रात आपको करोड़पति होना चाहिए तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बड़ी कम है। ड्रीम लेवल है ना। नहीं, उसमें 10 लाख लोग लगाएंगे तो एक आधा ही जीतेगा ना, करोड़पति बनेगा। तो अपॉर्चुनिटीज कम है। लेकिन अगर हार्ड वर्क करके बढ़ना चाहते हो तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अब हार्ड वर्क में भी जरा स्मार्ट वर्क जोड़ दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए लेकिन स्मार्ट वर्क जोड़ दीजिए। स्मार्ट वर्क से मेरा मतलब है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बो ये बनेगा कि जिस फील्ड में आप फिट है ना उसमें काम कीजिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर रहेगा। दूसरा, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि अगर मुझे लोगों का जनमत मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, तो मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सबसे पहले मैं युवा नीति जम्मू कश्मीर के लिए, नई नवेली युवा नीति जो आने वाले 20-30 सालों के लिए हो, जो हमारे 70-80 लाख युवाओं को एक मंच देती हो। युवा और खेल नीति, यूथ एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी, सबसे पहले मैं इसकी बात करना चाहूंगा। तो एक बेहतर मंच देंगे। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं को यह आश्वासन दे सकता हूं कि अगर मुझे अवसर मिला तो युवाओं की आवाज जम्मू कश्मीर की असेंबली भी सुनेगी और भारत की संसद भी सुनेगी। और जब ये दोनों युवाओं की आवाज सुनने लगेंगे ना और ऐसी नीतियों का निर्माण करने लगेंगे जिसमें जो है वो एक आदर्शवादी मॉडर्नाइज्ड पॉलिसीज, यूथ पॉलिसीज एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम युवाओं के लिए बेहतर कर पाएंगे। सर जैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें एक डेवलपमेंटल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें वो लेस डेवलप्ड हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं वो थोड़े ज्यादा डेवलप्ड हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गांव भी आता है, शहर भी आता है। आपका ज्यादा फोकस गांव पे रहेगा शायद? शहर देखिए, मेरा सीधा सा फोकस ये है कि शहरों को शहर रहने दो, गाँव को गाँव रहने दो। मीन्स मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, ठीक है ना। रोड है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नेटवर्किंग है, बैंकिंग है, खेल है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त कृषि है, बागवानी है। इन सब क्षेत्रों को, स्वच्छ ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है ना, सोलर लाइट, तो इन सब पे काम करके ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर किया जाए और उनका जो ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण शैली है, उसको कंजर्व किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। गांव को शहर बनाने चलेंगे वो नहीं बनेगा, ना वो गांव रहेगा ना शहर रहेगा। पैरेलली ये शहर है, एक प्लान तरीके से डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। सब डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन आपस में हो। ऐसा नहीं है कि आज नाली बन रही है तो कल फिर उखाड़ रहे हैं क्योंकि पाइप डालनी है, कल पाइप डाल दी तो फिर परसों रोड उखाड़ रहे हैं क्योंकि बड़ी पाइप डालनी है। तो थोड़ा सा सारे विभागों को एक मंच पे लाके प्लान हो कि भाई अगले 10 साल में यहाँ करना क्या है, एक बार डाल दें तो जरा 10 साल तो चले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन रहेगा। दूसरा, कचरा शहरों की बहुत बड़ी समस्या है और ये कोई साधारण समस्या नहीं है जो एक दिन में सुलझाई जा सकेगी। अगर आप आज मेहनत करने लगेंगे ना तो आपको वक्त लगेगा कि आप इस समस्या को सुलझा सकें। शहर हमारे कचरे के ढेर पे बैठे हैं, जहां तो हम उस कचरे को, दिल्ली जैसा शहर कचरे के ढेर पे बैठा है, कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है, बहुत बड़ी चुनौती। वहां भारत की सरकार बैठती है, दिल्ली की सरकार बैठती है, वहां का अपना जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बैठता है, ठीक है ना। तो उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती है, तो अगर हम अपने यहाँ शहरों में कचरे का ढेर बनाना शुरू कर देंगे तो ये कोई हटा नहीं पाएगा आसानी से। तो बेहतर यह है कि वो कचरे का ढेर ना बनने दिया जाए। आज से कोशिश शुरू की जाए, लोगों के सुझाव लिए जाए, सरकार के साथ काम किया जाए और शहरों को स्वच्छ बनाया जाए। दूसरा, शहरों का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेहतर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इस फील्ड में बहुत जरूरी है। ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये कोई साधारण बात नहीं है, आपको जोड़ना पड़ेगा चीजों को इनको सॉल्व करने के लिए। फिर शहरों को बेहतर वातावरण देना। शहर हमारे लिए ना मुश्किल होती जा रही है, सांस, अब बड़े शहर वहां सांस लेना मुश्किल है। अभी हमारे शहर स्वच्छ हैं, हवा के मसले पे फिर ठीक है, लेकिन आस्ता आस्ता वो भी आप देखेंगे कि हर दिन के साथ जो है ना
हवा की गुणवत्ता खराब होती जाएगी। तो उस पे काम करना कि जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं वो साफ हवा में सांस ले सकें, बाहर कहीं बैठने की उनके पास जगह हो, सुबह पैदल चलने के लिए फुटपाथ हो, उनके पास एक बेहतर जीवन शैली हो, बिजली पानी जैसी सुविधाएं 24 घंटे उनके पास उपलब्ध हो। तो इनके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, बेहतर एक सिस्टम के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे ही जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो टॉप प्रायोरिटी मैंने बताया, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोड है, बिजली है, पानी है, नेटवर्किंग है, बैंकिंग है, बागवानी है, एग्रीकल्चर है, कृषि है, तो इन सब क्षेत्रों पे काम करना पड़ेगा। तो सीधा सी बात है कि जहां जिस चीज की जरूरत है वहां उस पर काम किया जाए, ठीक है ना। और कुछ चीजें हैं जो बुनियादी हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य नेटवर्किंग बैंकिंग बागवानी एग्रीकल्चर जो ग्रामीण में जोड़ दिया जाए, तो ये बहुत सारी चीजें काम है, तो इन पे काम करें और कुल मिला के एक बैलेंस करके, ठीक है ना। मैं उस चीज में नहीं मानता कि एक भारत और एक इंडिया है, मैं पूरे को भारत भी मानता हूँ, पूरे को इंडिया भी मानता हूँ। एक ही नाम है, एक ही काम है, ठीक है ना। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि शहरों की अपनी चुनौतियों से निपटा जाए, उसके लिए काम किया जाए, और ग्रामीण क्षेत्रों की जो आज की चुनौतियां हैं उनसे निपटा जाए। सर, जैसे हम गांव के क्षेत्र में देखते हैं और खास करके पंचारी मोंगरी का जो क्षेत्र है, हमें वहां पे देखने को मिलता है कि अभी भी सोशल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है। जैसे मैं एक स्कूल में गया था आपके पंचारी में, वो प्राइमरी स्कूल था, तो वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो किसी एक शादी के फंक्शन में गए, क्योंकि साथ में ही शादी हो रही थी, तो वो टीचर लोग भी और गांव के लोग भी उनको अलग बिठा के खाना खिला रहे थे। तो अभी भी एक वैसा माइंडसेट है, एक हायरार्की है समाज के अंदर, रेजिमेंटेड सोसाइटी है जिसमें पढ़े लिखे लोग भी कास्ट को बढ़ावा देते हैं। आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? देखिए जनाब, हम तो भारत के संविधान को मानने वाले लोग, भारत के लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। तो जब हमने भारत के संविधान को मान लिया, भारत के लोकतंत्र को मान लिया, हमारी उसमें पूर्ण निष्ठा है, तो मुझे लगता है कि इन चीजों का तुक बनता नहीं, ठीक है ना। समाज आहिस्ता आहिस्ता एक कंप्लीट बैलेंस की ओर बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर पूरी तरह से पूर्ण परिवर्तन होने में वक्त लगेगा। अब मैं किसी क्षेत्र विशेष का नाम तो नहीं लूंगा, किसी राज्य विशेष का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको सेटल करने में समय लगेगा, ठीक है ना। बट शिक्षा, अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा जो है वो चीजों को सही करेगी। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम जो पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है ना, पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पर जो है वो सरकार की जिम्मेदारी रहती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहती है इंश्योर करना की चीजें जो है वो स्मूथ रहे। तो वहां पे हमारे सामने ऐसा मामला कोई आया नहीं है, पर भविष्य में कोई आएगा तो हम उसको इंश्योर करेंगे कि ऐसा कभी ना हो। बाकी व्यक्तिगत जीवन में क्या होता है उसमें अभी सरकार का दखल करना, उसकी एक लिमिट रहती है। मेरे और आपके रिलेशंस कैसे हैं इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बड़ा कम रहता है, पर जब हम पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक की नजर में है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि चीजें स्मूथ रहें। तो व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना जो है वो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, बट पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में इंश्योर करना ये हमारी जिम्मेदारी है कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। और मैं आपसे ये वायदा करता हूं कि हमने ये इंश्योर करने की कोशिश की है और आने वाले दिनों में हम इस पे लगातार काम करेंगे। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा हर दिन के साथ मजबूत किया जाए। मैं वो दिन जानता हूं जब मेरे स्कूलों में वॉशरूम तक नहीं थे, पिछले 3-4 सालों की बात बता रहा हूँ। ये 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चला, मैं उसके बाद 6 साल बाद की बात बता रहा हूँ, 2021 की 2021 की, वॉशरूम तक नहीं थे, आज हमने उपलब्ध करवाए हैं। हमारी कोशिश है, मैं खुद 21 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, मौका मिलेगा जल्दी 22वीं बार करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने तो कभी नहीं सोचा कि भाई हमने किसको दिया किसको नहीं दिया, जिसको जरूरत थी हमने दे दिया। मैं जिस स्कूल से पढ़ के निकला हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय, मुझे याद है कि हम एक ही प्लेट में जो थे वो खाया करते थे, एक ही गिलास में चाय पिया करते थे। जो है वो अचार किसी के भी घर से आया होता था तो हमें ये लालच रहता था कि वो हमारे साथ शेयर करे। घी किसी के भी घर से आया होता था तो हमें लालच रहता था हमारे साथ वो शेयर करे, ठीक है। खाना संडे को किसी के भी घर से आता था तो हमें लालच रहता था कि हम उसको शेयर करें। तो हमने तो ये चीजें सीखी नहीं जनाब, ना देश ने समाज ने हमें सिखाया ना हमने सीखी। तो जब आपने भारत के संविधान को आप मानते हैं, भारत के लोकतंत्र को आप मानते हैं, समानता में विश्वास करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करते हैं। मैंने राइट्स की बात की ना, आपकी लिबर्टी मीन्स आपकी लिबर्टी की हद वहां तक है जहां तक वो किसी अन्य की लिबर्टी में इंटरफेयर ना करे। जब आप किसी अन्य की लिबर्टी में इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे जनाब, तब आपका वो राइट जो है ना वहां पे थोड़ा सा चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर, जैसे कि मैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करूं, डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वो रिप्रेजेंट होने चाहिए। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 के,
उसमें 35% हमारी पॉपुलेशन है नौजवानों की, 8% लोग चुन के लोकसभा के अंदर गए हैं। 65% जी। 35% मैं 18 से लेके 35 साल की उम्र के बीच में बोल रहा हूँ। अच्छा। उसी के साथ साथ जब मैं महिलाओं की बात करता हूँ तो 12-13% महिलाएं चुन के गई हैं लोकसभा के अंदर, उनकी पॉपुलेशन 50% के आसपास है। तो जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, हम इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, हमें देखने को मिलता है कि हमारे समाज के वो वर्ग जो नौजवान हैं, जो हमारे देश का फ्यूचर है, वो हमें वहां पे रिप्रेजेंटेड नजर नहीं आते हैं। महिलाएं नहीं दिखती हैं। जब महिलाएं लेजिस्लेचर के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर नहीं होंगी तो महिलाओं के हितों की बात कौन करेगा? और आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? देखिए, इसी के लिए आप देखेंगे ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वर्ड एक यूज किया जाता है। हमारे यहाँ तो नहीं यूज होता, पर दुनिया की कुछ डेमोक्रेसीज में यूज होता है, अफर्मेटिव एक्शन, है ना। भारत की संसद ने जो पिछले कुछ समय पहले जो एक बिल पास किया वुमेन रिजर्वेशन को लेके असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शंस में, पंचायती राज में तो लागू है वो। मेरे साथ जो है वो आप देखेंगे 14 मेंबर्स हैं डीडीसी काउंसिल में, 5 जो है महिलाएं हैं, हमारी काउंसिल का पार्ट है 14 में से। तो ये वो चीजें हैं जो डेफिनेटली चीजों को मोटिवेट करेंगी आगे बढ़ने के लिए। और 65% जो युवा आबादी है देश की, डेफिनेटली उनको रिप्रेजेंट किया जाना बड़ा जरूरी है। लेकिन देखिए, उसके लिए आपको सोच को भी बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ कहने से नहीं होगा। मैंने ये अनुभव किया है खास करके बहुत सारे क्षेत्रों में कि महिलाओं को आगे तो कर देते हैं, वो बन भी जाती हैं, बट हम उनको मोहरा बना के रखते हैं, उनको फ्रीडम नहीं देते काम करने की। तो पहले तो मैं कोई बंदिश नहीं लगाना चाहूंगा, कोई लिमिटेशन सेट नहीं करना चाहूंगा। जो भी आगे आना चाहता है, महिला आगे आना चाहती है, उसको अवसर मिलना चाहिए। जब वो आगे आ गए, जब वो आ गए ना आगे, तो फिर कोशिश करिए कि उनको आप फैसले लेने दीजिए। अगर वो नहीं ले पा रही हैं तो उनको एडवाइस करिए, उनकी मदद करिए, लेकिन उनको फैसले लेने दीजिए। क्योंकि अगर वो फैसले लेंगे तभी तो भारत का लोकतंत्र सशक्त होगा ना। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी सोच बदले, हमारा माइंडसेट बदले, हम उन चीजों को स्वीकार करें। जब हम स्वीकार करना शुरू कर देंगे ना, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चीजें खुद बदलने लगेंगी, रिप्रेजेंटेशन खुद होने लगेगी। युवावादी का सवाल है, 65% आबादी युवा, तो किसने मना किया है? भारत के संविधान में या पीपल्स जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें तो कहीं नहीं लिखा कि युवा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सर अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से नहीं मिल रही। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। ये मुश्किल डगर है। पॉलिटिकल फील्ड इज नॉट समथिंग के, देखिए मैं वो लफ्ज कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि थोड़े से अटपटे लग सकते हैं, बट सबकी जिम्मेदारी लेना ये कोई साधारण बात नहीं है जनाब। जहां पे आपको विष से सने हुए जो तीर हैं वो भी लेने पड़ते हैं। अचूक शब्द जो हैं बड़े अचूक अस्त्र होते हैं। जब जब एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म होता है राजनीति में, लोकतंत्र में, तो वो बड़े अचूक चुभते हैं, वो दिल को भेदते हैं, दिमाग को भेद देते हैं। क्योंकि शब्द से बड़ा ना कोई अचूक अस्त्र नहीं है। शब्द सीधा लगता है जाके, उसके चूकने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ बहुत कुछ होता है। फिर आपको दुनिया का भार उठाना है, परिवार को पीछे छोड़ के आना पड़ता है। जिस संबंधित क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, आप जिला परिषद के सदस्य हो, आप विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, आप उन सबको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके दुख दर्द आपके दुख दर्द बनते हैं। उनकी खुशी में आपको खुश होना पड़ता है। आपकी जो आप व्यक्तिगत चाहे खुश हैं चाहे आपको दर्द है, कोई मायने नहीं रखता वो। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपकी व्यवस्था, आपका देश, आपका मुल्क, आपका समाज, आपका वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें कि वो सारे मतदाता हैं, और मतदाताओं के साथ साथ वहां की रहने वाली आबादी है, सारी आपका परिवार बन जाती है। तो सर क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा ही होता है? आप रियल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हर कोई आगे आ सकता है। मुझे बताइए आप। देखिए, मैं जानता हूं, डेमोक्रेसी के अंदर एक कंसेप्ट है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। बड़ी एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलती है कि जसवीर सिंह राजपूत साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिपेंडेंट तौर पे डीडीसी बन जाता है। दिस इज एक्सेप्शन, या फिर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे समाज के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, गुंडे लोग, क्रिमिनल लोग, रेपिस्ट लोग पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठ रहे हैं, उनके अंदर है ये क्वालिटीज जो आप कह रहे हैं कि आपको त्यागना पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि उनका जो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो जो उनकी डायनेस्टी की पॉलिटिक्स है, नेपोटिज्म है, ये सब चीजें भी डोमिनेट कर रही हैं और कहीं ना कहीं बंदिशें लगा रही हैं कि नौजवान आगे ना आ पाए? देखिए, जहां तक इन सब चीजों का सवाल है, तो मुझे, अगर मैं डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूँ तो मैंने आपसे कहा कि संविधान में भी विश्वास करता हूँ। और पिछले कुछ समय में जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है
इंडियन जुडिशरी है उसने बड़े एक्टिव तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो बढ़ा है। चाहे वो आप देखेंगे कि एक लिमिटेशन सेट की गई है कि अगर किसी को भी 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। प्लस अगर वो सदस्य है किसी भी कंसर्न इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो इंडियन पार्लियामेंट हो, स्टेट असेंबलीज हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चुना हुआ प्रतिनिधि जिसको 2 साल या उससे ज्यादा सजा होती है तो वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ठीक है ना। और जो लास्ट केस आप देखेंगे तो वो जो इस टाइम विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं उनका हुआ था, उनको 2 साल की सजा हुई तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, बट फिर जो थी वो सजा कम कर दी गई और उसमें पुनर्विचार हुआ तो उनकी सदस्यता फिर बहाल हो गई। तो इंडियन जुडिशरी जो है उसमें मुझे पूरा ट्रस्ट है। चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, करोड़ों के पेंडिंग पड़े हैं, बट फिर भी हमें भारत की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें विश्वास रखना छोड़ देंगे जनाब तो अराजकता फैल जाएगी। फिर कौन किस पे ट्रस्ट करेगा। भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है, चाहे वो जिला जो आदरणीय हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये वो दायरा है भारत की न्यायिक व्यवस्था जो न्याय की अंतिम आस है। अगर हम इन पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हम इन पे ट्रस्ट करते हैं, आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है ये और बेहतर तरीके से काम करेंगे, ऑलरेडी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा, लोग जागरूक हो रहे हैं। सबसे पहले तो युवाओं को नेता बनने से पहले तो नेता तो बनने है, उसके लिए आगे आइए आप, लेकिन उससे पहले जब भी आपको मतदान करने का मौका मिलता है, ठीक है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी है, मान लिया पॉलिटिक्स में, मान लिया कि, हालांकि मैं नहीं मानता, बट एक पॉलिटिकल अगर मैं मान भी लूं कि ठीक है आपको मौके नहीं मिले, तो मतदान का मौका तो मिल रहा है ना, वोट डालने का तो मौका मिल रहा है ना, तो प्रयोग कीजिए ना अपने वोट का। ठीक है ना। और जो आपसे आपके पास वोट मांगने आ रहा है उसको कहिए ना कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करिए, उसको कहिए, उसको बताइए कि ठीक है हम वोट तो देंगे आपको, बट बताइए आपका विजन क्या है, किन मुद्दों पे आप राजनीति करेंगे। अगर ये सब वो करता है तो उसका साथ दीजिए। जब आप परिवर्तन करना घर से शुरू करेंगे ना, मतदाता के तौर पर परिवर्तन करना शुरू करेंगे तो एक दिन अच्छे नेता भी बन जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो परिवर्तन लाएंगी। और नागरिक शिक्षा, सिटीजन एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन जो है वो शिक्षा जो है अल्टीमेटली चीजों को बदलती है। वक्त के साथ हालात बदलेंगे जनाब, चीजें बदलेंगी। विश्वास रखना बहुत जरूरी है देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान में, देश की न्यायिक व्यवस्था में, इनमें ट्रस्ट रखना बड़ा जरूरी है। चुनौतियां तो बहुत ज्यादा है, हमने तो बहुत पहले कानून बना दिए थे। आप देखेंगे, आप बात कर रहे थे कि भाई डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके लिए तो बहुत पहले हमने कानून बना दिए। हमने जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बना दिए, हमने जो है क्रिमिनल्स के लिए कानून बड़े बड़े कठोर हैं, शुरू से हैं। बट समय के साथ चीजें बदली हैं, हालात सुधरे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब हैं। बट हमें जो है वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे आना पड़ेगा। जिस दिन हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे आ गए, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे आ गए, सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स पे आ गए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पे आ गए, तो मुझे लगता है उस दिन चीजें खुद बदलेंगी, तो नया दौर आएगा। ऐसा नहीं है आज मैं राजनीति में हूं, अब छोड़िए ना, आपको किसी की एग्जाम्पल अगर नहीं मिले तो मैं हूं ना राजनीति में। एक आम घर से उठ के आया, बीपीएल फैमिली से आता था, लोगों ने मौका दिया ना, उनमें से संभव आज बहुत सारे नाराज होंगे कि उनके काम नहीं हुए, बहुत सारों के काम रह गए होंगे, डेवलपमेंटल एक प्रोसेस है, शायद कम दौड़ पाया होगा कहीं, तो आगे फिर दौड़ूंगा। बट मैं भी तो आया ना, पब्लिक ने मौका दिया ना, दिया ठीक है ना, उसने दिया, आशीर्वाद दिया, तो और भी लोग आगे आ सकते हैं, किसने मना किया है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा, युवाओं को आगे आना चाहिए। पहले तो वो अच्छे मतदाता बने, ये बड़ा जरूरी है। जब देश की 65% आबादी जो है वो 18 से 65 के बीच है, सॉरी 18 से 35 के बीच देश की 65% आबादी है, ठीक है ना, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जब वो मताधिकार का प्रयोग बनेंगे तो सरकार तो अच्छी आनी चाहिए ना। अगर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार अच्छी नहीं आई, तो फिर जनाब इसका मतलब कि आपने प्रयोग नहीं किया, या तो आप वोट डालने नहीं किए, या फिर अगर आपने वोट डाला है तो आपने उनको मजबूर, अब लीडरशिप को मजबूर करिए। मतदाता कर सकता है, मैं बता रहा हूं ना लीडरों, हम हाथ जोड़ते हैं लोगों के आगे, क्यों, हमें वोट दीजिए। लोग पूछते हैं कि भाई पहले वाले क्या करके आप क्या करोगे बताओ। तो जब लोग जागरूक होकर सवाल पूछने लगेंगे ना जनाब, तो लीडरशिप के लिए मैंडेटरी हो जाएगा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करना। और जब इशू बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू होगी तो देश बदलना शुरू हो जाएगा। सर मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश की राजनीति है वो इशू बेस्ड तो रहती ही नहीं है। आपको पता है कैसे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चलती है, रीजन के बेसिस के ऊपर पोलराइजेशन होती है और उसके बाद पॉलिटिकल बेनिफिट्स हासिल किए जाते हैं। जहां पे कास्ट चलती है वहां पे कास्ट लाई जाती है। व्हेन यू से कि जब लोग जागरूक हो जाएंगे और लोग अच्छे से वोट करेंगे तो अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल करेगी। पर जब एक देश के अंदर लोग पढ़े लिखे ना हो, इग्नोरेंट हो, उस देश में आप कैसे होप कर सकते हैं कि एक इंसान के पास इतनी समझदारी है कि वो एक अच्छे नेता को चुन पाए। क्योंकि आजकल जो लोगों का परसेप्शन क्रिएट होता है वो मीडिया से होता है। लोगों का परसेप्शन क्रिएट कैसे होता है,
वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट करती है, हमारी एजुकेशन क्रिएट करती है कि कहीं वहां पे तो अनबाइसनेस तो नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब एक देश के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, हाउ कैन वी होप कि अच्छे लोग उभर करके आएंगे? बिकॉज मूर्ख लोग, मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं यहाँ पे, जब इग्नोरेंस प्रिवेल होती है तो वहां पे जो नेता हैं वो वैसे ही होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी अल्टीमेटली इज द गेम ऑफ मेजोरिटेरिज्म। यू नीड टू गेन द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी, एंड जब मेजोरिटी ही अनएजुकेटेड है, मेजोरिटी के लोग ही ये नहीं जानते हैं कि किसको वोट करना है और कैसे करना है, तो आपको कैसे लगता है? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नागरिक शिक्षा बड़ी जरूरी है। एक चीज, दूसरी चीज, मैं ये मानता हूं कि खराब लोग कम होते हैं, अच्छे लोग ज्यादा होते हैं। पर एक आपने बड़ा पुराना एक थॉट सुना होगा ना कि द वर्ल्ड इज, दुनिया ज्यादा सफर इसलिए नहीं करती कि खराब लोग ज्यादा हो गए हैं। दुनिया सफर इसलिए ज्यादा करती है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। तो जब अच्छे लोग चुप बोलना शुरू कर देंगे तो खराब लोग अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है ना? एक चीज, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चुनौती है, डेफिनेटली है। ठीक है, दो चीजें। तीसरी चीज, हमें जो जो वर्तमान दौर का मतदाता है, हालांकि मतदाता हमेशा ही आदरणीय था, ठीक है ना, हमेशा ही रिस्पेक्टेड था, लेकिन आज के दौर का जो मतदाता है वो पहले के मुकाबले जागरूक है, ये मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आज वहां तक चीजें पहुंच रही हैं। और सोशल मीडिया ने हालांकि नेगेटिव भी बहुत सारे लाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव ज्यादा लाए हैं। कम से कम जो है वो आम व्यक्ति तक पहुंच करा दी है दुनिया की। तो इससे जो है मुझे लगता है मतदाता जागरूक हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि मतदाता जो है वो हर दिन के साथ और जागरूक होंगे, बेहतर विकल्पों का चयन करेंगे। वैसे ही उम्मीद एक ये भी की जानी चाहिए और करनी पड़ेगी हमें कि जो भारत के विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, विद द डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी, उसको बढ़ावा देंगे। ठीक है ना? अगर वो डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी उसको बढ़ावा देंगे तो मुझे लगता है कि चीजें और ज्यादा बेहतर होने लगी, कि अच्छे लोगों को मौके मिलने लगेंगे। आने वाला दौर अच्छा है जनाब। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समस्याएं हैं, तो हमने आगाज कर दिया है, अब हमें मान लीजिए। बिल्कुल सर, उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपके मुकाबले में बड़े बड़े पहलवान हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं। आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि लोग उनको ना चुन के आपको चुने? देखिए जनाब, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का चुनाव है, तो प्रतिस्पर्धी तो रहेंगे, कंपटीशन तो रहेगा। और कंपटीशन नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी किस चीज की? सारे कैंडिडेट तो निर्विरोध नहीं जीत सकते, अनअपोज नहीं जीत सकते, तो ये डेमोक्रेसी में रहेगा। बाकी ये आइडियाज का कंपटीशन है कि किसका आइडिया बेहतर है, कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन कितना पब्लिक को यकीन दिला सकता है, किसकी कमिटमेंट्स जो हैं वो इशू बेस्ड हैं, कौन कितनी मेहनत करता है। तो मुझे लगता है ठीक है, कंपटीशन है और ये होगा भी और होना भी चाहिए, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो यहाँ तक रही कि भाई मुझे क्यों लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तो ईमानदार कोशिश की है, और कोशिश है कि वक्त से थोड़ा सा, वक्त के साथ चल के वक्त से आगे सोचें, प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ जो नई पीढ़ी है उसके बारे में सोचें, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचें। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे नहीं, इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे आएंगे यहाँ ना क्रेडिट नहीं मिलता, जिन मुद्दों पे काम करने से वोट नहीं मिलते, बट डेफिनेटली उन मुद्दों पे काम करने से लाइफस्टाइल बेटर जरूर होते हैं लोगों के, और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित जरूर रहता है। तो ये इस पे काम करेंगे, और बाकी ईमानदार कोशिश है, ईमानदार सोच है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि लोग बड़े कम लोग मानते हैं कि बड़े चुनिंदा लोग मिलेंगे आपको ये कहेंगे कि लीडर ईमानदार भी हो सकते हैं, बट नहीं, हमने शुरुआत की है, कोशिश की है। और मैं यहाँ से चल के आया था 4 साल पहले, मानना मुश्किल है, लेकिन कच्चे मकान में रहता था, तो आज भी कच्चे ही मकान में हूँ। तब मेरे पास 4 कमरे थे, आज मेरे हिस्से 2 कमरे हैं कच्चे, तो आज भी मैं कच्चे मकान में रहता हूँ। ठीक है ना? तो वो जाके कोई भी वेरीफाई कर सकता है, आज भी वहाँ शांति से मैं सो सकता हूँ, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है, बहुत शांति मिलती है। और जितने दिन मैं गुजार सकूंगा उसमें, मुझे जितने हर दिन मुझे एक सुकून महसूस हुआ है, ठीक है, उस मिट्टी में। तो उसी जीवन से आया था। तो जहाँ तक आपका एक सवाल रह गया था कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया, तो कॉलेजेस के दिनों में मैं मुझे याद है, आप मानेंगे नहीं, बट कॉलेज डेज में ब्रेकफास्ट कभी मेरे लाइफ का पार्ट नहीं रहा। एमएमपीजी कॉलेज के जब स्टूडेंट थे तो कभी हमारा पीरियड 8:40 में लगता था, शायद हम जो है वो कभी 9 बजे लगता था। तो 9 बजे से पहले पहले हमारे जो थे वो क्लासेस शुरू हो जाती थी, तो उठना और फिर उठ के भागना, तो ब्रेकफास्ट बनाना तो हमेशा स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा एक चैलेंजेबल रहता है। तो वैसे भी ब्रेकफास्ट कभी मेरी स्टूडेंट लाइफ में मेरा पार्ट नहीं रहा, लंच भी मेरी कभी पार्ट नहीं रहा, बड़ा हल्का फुल्का हम करते रहे हैं। तो डिनर था जो एक हमारी लाइफ का पार्ट रहा। तो मनी सेविंग भी एक चैलेंज था, क्योंकि
पीछे बैक करना वाला कोई था नहीं उस लेवल का कि फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो सके। गरीब परिवार से आते थे, ठीक है ना, पता था कि वापस जाने का रास्ता नहीं है। अब कई बार हम भूखे भी रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स, बहुत सारी लंबी स्टोरीज हैं यहाँ, अब आज मैं जिक्र नहीं करूंगा, फिर कभी जिंदगी में अवसर मिला तो जरूर बताएंगे। तो उसके बाद जो है वो बैटरी करने का भी मौका मिला कॉलेज डेज में, और रात को चले जाते थे क्लासेस खत्म होने के बाद दोस्तों के साथ। और उसका दो फायदे हो जाते थे, एक तो जो था वो थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हो जाती थी, दूसरा एक वो दूसरा लालच भी रहता था कि भाई चलो जो खाना बना वहीं खा लेंगे, तो वो भी करते रहे। वो बड़ी बात नहीं थी। रात को कई बार 2 बजे तक बच जाते थे, वहां पे कई बार 4 बज जाते थे सर्व करते करते पार्टीज में, ठीक है ना। छोटे मोटे काम करते रहे, तो उससे थोड़ी बहुत अर्निंग्स थी जो पढ़ाई के लिए बचा के रखी थी, और पढ़ाई की भी। तो जब लेकिन यहाँ आ गए तो थोड़ा बहुत पिछले 4 सालों में वो खर्च किया है। फिर रिलेटिव्स की अच्छी खासी सपोर्ट रही है, जो मेरे खास दोस्त स्पेशली फ्रेंड्स जो थे उनकी बहुत सपोर्ट रही है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो बहुत बार घर वापस आने के पैसे नहीं होते थे, तो ये मेरे दोस्त थे। आज वो बेचारे बड़ी अच्छी जगह कुछ पहुंचे हैं, मैं यहाँ अब नाम नहीं लूंगा। कभी किसी से 50 रुपए उधारे ले लिए, कभी किसी से 100 रुपए उधारे ले लिए, और शायद बहुतों के नहीं चुका पाया मैं, या बहुतों ने लिए नहीं वापिस। और उनकी कंट्रीब्यूशन इतना आज शायद वो महसूस नहीं करेंगे, पर उनका वो कंट्रीब्यूशन मेरे लिए कितना बड़ा था। शायद जिंदगी में कभी मौका मिला तो वो ऋण जरूर उतारूंगा। ऋण मैं उनको कुछ दे के नहीं चुका सकता, ऋण मैं देश की सेवा करके चुकाऊंगा। तो वो ऐसा हुआ है बहुत बार, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आने जाने का किराया नहीं था, कम खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते। तो ये बड़ा लंबा संघर्ष रहा है, बहुत बड़ी कहानी है, जरूरी नहीं है बताना। और संघर्ष सब करते हैं अपने जीवन में। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर पाया होगा कि इस करंट इस समय मेरे पास प्रॉपर्टी में एक मेरी अल्टो 800 कार है, स्टैंडर्ड मॉडल की 2021 की। तो वो जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा जो है फाइनेंस्ड है। उसके अलावा मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी कोई नहीं है, और ना ही मैंने की है। बाकी ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको फकीरी पसंद है, तो मुझे खुद फकीरी पसंद है। यानी कि अगर पब्लिक जन्मत देती है, अवसर देती है, तो मेरा परिवार तो वही गांव की लाइफ में रहेगा। वहाँ खेती बाड़ी है, वहाँ जो है वो गाय है, भैंस है, ठीक है ना। तो वो उसमें भी मैं चाहता हूँ कि वो उसमें खुश रहे, ठीक है ना। तो ये है कि इसको, ठीक है, इंस्पायरिंग जैसा कुछ नहीं है इसमें, बस ये देश ने बहुत कुछ दिया। नवोदय की पढ़ाई दी, फ्री में पढ़ाया, आगे बढ़ाया, एनएसएस में रहा, देश ने बहुत कुछ दिया। भारत सरकार ने इंदिरा गांधी एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, देश को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया, मल्टीपल लेवल्स पे सम्मानित किया। तो देश बहुत कुछ दे चुका है मुझे। किसी के लिए कम हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ दिया है। Now you are giving back to society. वो है ना, वो एक कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि किया गया है अर्पण। जब हम फर्स्ट सेकंड में थे, आम भाषा में बोलते कायदा दूसरी में थे ना, तो तब हम बोलते थे कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया गया है अर्पण। तो ये तो बताओ दिया गया है, ठीक है ना। तो सीधी सी स्ट्रेटेजी है ना, सिंगल प्रोग्राम है कि देश की सेवा करनी है, देश के लिए काम करना है। मुझे खुशी मिलती है क्रिटिसिज्म से, बस हाँ थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि क्रिटिसिज्म का दायरा सुधरे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ज्यादा हो, सोल्यूशन बेस्ड ज्यादा हो, तो दैट्स ऑल। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जसवीर सिंह राजपूत भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने से बचते हैं, या किसी को क्रिटिसाइज करने से बचते हैं, किसी बड़े नेता का नाम लेने से बचते हैं। ऐसा नहीं है। जब मौका आएगा तो हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, हम जो है वो आलोचना भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो समर्थन भी करेंगे। ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। बट इशू बेस्ड पॉलिटिक्स में ज्यादा कंसंट्रेट करता हूँ इस टाइम, मेरे क्षेत्र को जिसको मैं रिप्रेजेंट करता आया हूँ, और अब जिसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। उधमपुर वेस्ट यहाँ पहले पंचारी मोंगरी को रिप्रेजेंट करता है, दोनों को बड़ी जरूरतें हैं दोनों की, तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ज्यादा जरूरी है। वैसे ही जम्मू कश्मीर 10 साल अगर जम्मू कश्मीर के लीडर्स मेहनत कर लें तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भारतीय इंडियन इकोनॉमी का 4th पिलर बनेगी। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्क जिन्होंने सर्विस सेक्टर में अच्छा किया, टूरिज्म सेक्टर में अच्छा किया, हमसे बहुत छोटे हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा है उनसे, लेकिन उसके लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं को नींद त्यागनी पड़ेगी, रिसोर्सेस इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कर पाए, हम मेहनत कर पाए, तो 10 सालों में हम 70-80 लाख यूथ को चैनलाइज भी कर लेंगे, उनके लिए मंच भी तैयार कर लेंगे, बेहतरीन मंच तैयार कर लेंगे, लोगों की लाइफस्टाइल को भी बेहतर कर लेंगे, और देश की इकोनॉमी का पिलर भी बन लेंगे, ताकि देश के विकास में भी योगदान दे सके। तो ये सब हो सकता है, बट उसके लिए 20 जिले, जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए काम करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की असेंबली को बेहतर स्कीम्स का गठन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो डेफिनेटली जो है वो सारे एरियाज डेवलप करेंगे। आपके क्षेत्र में से खास करके मोंगरी से लोगों का ये आरोप है कि एक कॉलेज था, पंचारी के लोग चाहते थे वो पंचारी में बने, मोंगरी के लोग चाहते थे मोंगरी में बने। तो उनका ये कहना है कि आप इस समर्थन में है कि कॉलेज पंचारी में बने। नहीं, मेरे समर्थन से क्या होता है?
नहीं, अल्टीमेटली जिला विकास डिसाइड करोगे देखिए, कि जिला रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, जिला विकास परिषद जो है ना, वो जिला विकास परिषद जो है, ये हायर एजुकेशन उसके अधीन नहीं आती। पर जाके डिमांड कर सकते हो सर आप, तो मैं तो शुरू से कर रहा हूँ। कहाँ पर मेरा कर मेरा रहे हैं? पिन पॉइंट प्रोग्राम है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए। मेरा सीधा सा सवाल, जहाँ पंचारी मोंगरी जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, आप बच्चे पंचारी या मोंगरी के नहीं होते। आप कॉलेज कहाँ पे बनना चाहिए? देखिए, किस चीज के साथ? मेरे हिसाब से दोनों एरियाज फार फ्लंग है। मैं उनको जानता हूँ। एक का अंतिम शोर अड़ोग और अजीपरौनी है, तो एक का अंतिम शोर चक्का चौसर और त्रिम्बली है, जो सावला कोट को टच कर, दोनों चुनाव को, दरिया चुनाव को टच करते हैं, अड़ोग भी और जो हमारा जो चक्का चौसर का इलाका है, गलोद का, और त्रिम्बली का इलाका है, तो ये दोनों ही दरिया चुनाव को तंग जो है टच करते हैं। तो मैं तो पहले दिन से चाहता था, और मैं सिर्फ पंचारी मोंगरी के लिए नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हर दूर दराज के क्षेत्र में जो है वो उच्च शिक्षा की फैसिलिटी पहुंचे। बट उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ रास्तों से गुजर के जाना पड़ेगा, कुछ हकीकतें हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी। ये मुद्दा मेरे समय का नहीं है, मेरे से बड़े पहले का है। हाँ, मैं डरता नहीं हूं जनाब, मेरी कोशिश रहती है कि हर मुद्दे के समाधान के लिए काम किया जाए, क्योंकि जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं, ये माननीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अधीन था। वो इस पे विचार कर रहे थे, विचाराधीन था उनके समक्ष, तो इसलिए मेरी टिप्पणी करना इस पे बनता नहीं था। बट हाँ, मैं कभी चुप नहीं रहा। ये कोई नई बात नहीं है, मैं तो 2021 से बोलता आ रहा हूं कि हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिले। ये तो मेरे लिए तो नया था ही कुछ नहीं, मैं चुप कहां था। मैंने तो हर मीटिंग में कहा है कि हम ये इंश्योर करेंगे कि हायर एजुकेशन फैसिलिटी मिले, और वो हम इंश्योर करेंगे, वो हम इंश्योर करेंगे। उसके लिए डीडीसी होना या एमएलए होना भी जरूरी नहीं है जनाब, उसके लिए तो देश का सामान्य नागरिक होना बहुत है। आप हमेशा अपने अधिकारों की आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, जो भी डिमांड करता है, शिक्षा स्वास्थ्य से के रिलेटेड डिमांड करना कोई गुनाह नहीं है। मैं इसका समर्थक हूँ, बहुत बड़ा समर्थक, मैं लोगों की डिमांड का समर्थक हूँ। पर देखना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे उसको, एक राइट वे तय करना पड़ेगा और पॉसिबिलिटीज तलाशनी पड़ेगी कि कैसे उसको पॉसिबल करेंगे, और हम उस पर काम करेंगे। मैं कमिटेड हूँ, लेकिन ये चीजें कुछ उन लोगों को भी सोचनी पड़ेंगी जो इन्होंने ऑलरेडी ये कमिटमेंट्स की हैं, उनको भी सोचनी पड़ेंगी कि वो कमिटमेंट्स कैसे पूरी की। मैं कमिटेड हूं, मैं तो पूरी करूंगा, मेरे लोग हैं, मैं तो हर हाल में पूरी करूंगा। मुझे तो चाहे जहां तक जाना पड़े मैं तो जाऊंगा, हर हद तक जाऊंगा अपने लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज को इंश्योर करने के लिए। उसमें तो कोई नहीं है, चाहे वो मोंगरी हो चाहे वो पंचारी हो। अब वो क्योंकि मेरी डीडीसी कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा थे और आज भी है, क्योंकि मैं आज भी डीडीसी काउंसिलर हूं, तो उसके लिए तो इंश्योर करूंगा करूंगा। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जो आज जैसे कि उधमपुर वेस्ट की बात हो रही है, डीडीसी आज डीडीसी तो पंजारी मोंगरी को रिप्रेजेंट कर ही रहा हूं मैं, बट आज क्योंकि उधमपुर वेस्ट से असेंबली चुनाव लड़ रहा हूं, तो जो भी मुद्दा होगा मेरे लोगों का, उनके हितों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं करूंगा। अब अल्टीमेटली पॉलिटिक्स तो उस पर होगी ना, अपोजिशन तो राजनीति ढूंढेगा उस पर। तो इस मसले पे मैं पहले दिन से श्योर था कि हम इस मसले को सॉल्व करेंगे, इस पे काम करेंगे। लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो मेरे बहुत सारे साथी मान के उनको जो है मानना पड़ेगा। जब वो मान जाएंगे तो वो मुद्दा का समाधान भी हो जाएगा। देखो, रियलिटी आपको माननी पड़ेगी। यू कांट क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर आप सिर्फ ये करते हैं तो फिर आप सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आलोचना सिर्फ आलोचना के लिए करना, वो सिर्फ रोटियां सेकना है। आलोचना करना लेकिन समाधान निकले तो बेहतर है। तो मेरी आलोचना जो मैं जिसका हिस्सा बनना चाहता हूं, जो जिसका हिस्सा बनता हूं, मैं चाहता हूं कि उससे समाधान निकले। तो मैं उस पर काम कर रहा हूं, काम किया है। और ये मुद्दा मेरा नहीं है, ना मैं वकील था इस केस में, ना मैं ऑनरेबल जज था इस केस में, ना मैं हायर एजुकेशन था इस केस में, ना ही मैं पेटिशनर था 2017 में इस केस में या 18 में। तो जेन्युइन डिमांड्स हैं, तो उतार चढ़ाव आते हैं इन मसलों में, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक समय के बाद जो है इस मुद्दों को सुलझ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़े लेट हो जाएंगे तो इररेलेवेंट हो जाएंगे, अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो इनका समाधान करेंगे। लोगों की नाराजगी जायज है, मेरा डाइस हमेशा खुला है, मेरे दरवाजे खुले हैं चर्चा के लिए, मैंने कभी बंद नहीं किए। हाँ, जो चर्चा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तो मेरे डाइस हमेशा खुले हैं। इस मुद्दे का समाधान करेंगे और डेफिनेटली करेंगे हम। और मैं तो दोनों के समर्थन में हूँ, मैं तो वहां का नुमाइंदा हूँ, तो मैं चाहूंगा दोनों के लिए एस्टेब्लिश हो। और हम ये इंश्योर करेंगे कि दोनों क्षेत्रों के बच्चों को, मैं सादे शब्दों में कहूंगा, हम हर कीमत पे ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे, चाहे वो मोंगरी हो चाहे वो पंचारी हो, चाहे वो लांदर हो चाहे वो लड्डा हो, इन क्षेत्रों के बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिले, ये हम इंश्योर करेंगे ना। बिल्कुल सर, काफी मजा आया आपसे बात करने में, और साथ ही साथ मन तो ये कर रहा है कि आपसे और बात करें, लेकिन आपके पास भी टाइम की कमी है। आखिर में आपके साथ मैं एक रैपिड फायर खेलना चाहूंगा। उसके रूल्स ये हैं कि आपको
चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना है। जस्ट नो बोलना है। हाँ, जस्ट और नो भी नहीं बोलना है, आपको एक शब्द में या 2 शब्द में जवाब देना है और सोचना भी नहीं है, मतलब क्विकली रिस्पॉन्स करना है। सबसे पहला सवाल है, आई एम वेरी बोरिंग इन दिस वन, बट ठीक है आप पूछिए। सबसे पहला सवाल है कि आपके पॉलिटिकल आइडल कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हालांकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पॉलिटिकल नहीं थे, बट स्टिल। अगर जसवीर सिंह राजपूत राजनीति ना करते तो क्या करते? शायद आईएएस ऑफिस से होता है या आईपीएस ऑफिस। ओके। अगर जसवीर सिंह राजपूत को एज अ पॉलिटिशियन कोई सुपर पावर मिल रही हो तो वो क्या होगी? आई थिंक टू रिप्रेजेंट माय पीपल इज सुपर पावर। एक ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे बार बार ना पूछें, कोई ऐसी चीज? हमारी ईमानदारी पे डाउट नहीं करें बस। अगर जसवीर सिंह राजपूत को अपने आप को एक शब्द में अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को डिफाइन करना हो तो वो शब्द क्या होगा? ईमानदार कोशिश। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। और आप सब लोगों के लिए जसवीर सिंह राजपूत इंस्पिरेशन है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी कहानी बताई, उन्होंने बताया कि किस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से वो आते थे। फिर से आपसे बातचीत होगी इस चुनावी सिलसिले में। किसी और नेता को हम आपके प्रति जो है वो उसके आइडियाज आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके विचार क्या हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी आपको ठहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।